हेलो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर थर्ड का पहला टॉपिक है ये जो शुरू करने जा रहे हैं। आपका चैप्टर थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आपका ये चैप्टर थर्ड है। 10th लेवल पे आप लोगों ने या इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, सब कुछ पढ़ा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, चार्जेज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे हों तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सब कुछ पढ़ा। अब इस चैप्टर में अगर चार्ज मोशन में आ जाए तो उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी अब आगे हम करेंगे। तो पहली ही टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इफ q कूलॉम चार्ज flow in time t, then electric current I equal to q upon t। अगर किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन से किसी टाइम t में q कूलॉम का चार्ज गुजर जा रहा है, ये कोई कंडक्टर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। अगर q कूलॉम का चार्ज t टाइम में गुजर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ऐसी करंट को एसटीडी करंट कहते हैं अगर Q कांस्टेंट हो, अगर Q की वैल्यू वेरी ना कर रहा हो, टाइम के साथ चेंज ना हो रहा हो, तो ऐसी करंट को एसटीडी करंट कहते हैं। जिसे स्थिर करंट भी कहते हैं। एसटीडी माने स्थिर, कांस्टेंट। भाई चार्जेज का अमाउंट सेम टाइम में सेम चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट भी कांस्टेंट रहेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इफ फ्लो ऑफ चार्ज इज वेरिंग with time, then I equal to dq upon dt। अगर चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ वेरी करेगी, चेंज होगी, चार्ज चेंज होगा, तो टाइम का कोई वो फंक्शन होगा और उसे t के रिस्पेक्ट में उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वह इलेक्ट्रिक करंट होगा। जैसे आपसे दे दिया कि द चार्ज फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शन q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1। इस तरह से यहाँ देगा। अगर आपसे कह दिया कि 10 कूलॉम चार्ज 2 सेकेंड में फ्लो करता है, करंट कितना होगा? I इक्वल टू 10 अपॉन 2, 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर इस तरह से चार्ज की वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो d अपॉन डी टी इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। 2t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 4t हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा और 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अब ये करंट हो गई। अब जिस टाइम इंटरवल पे आपसे पूछे 1 सेकेंड बाद कितना होगा
तो t बराबर 1, 2 सेकेंड बाद करंट पूछे तो t बराबर 2 यहाँ रख दो, तो I इक्वल टू इस तरह से। यानी सबसे पहले हम दिए गए फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और जितने सेकेंड बाद वह वैल्यू पूछेगा वह वैल्यू वहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इस तरह से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, निकल जाएगी। क्लियर दोनों फार्मूले। यूनिट क्या हो जाएगा, SI यूनिट कूलाम पर सेकेंड कॉल्ड एम्पियर। करंट की SI यूनिट कूलाम पर सेकेंड है, जिसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एम्पियर कहते हैं। अब अगली टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म समझेंगे स्टूडेंट्स। जब किसी, आप जानते हैं कि कोई भी मेटल हो, हर मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी है हर मेटेलिक कंडक्टर की, हर मेटल की। जब किसी, अब उसमें बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर के अंदर रैंडम मैनर में मूव करते रहते हैं। अगर ये कोई कंडक्टर है तो इस कंडक्टर से रैंडम मैनर में, जिग जैग मैनर में, इस तरह से समझिए कि वह पूरे कंडक्टर के अंदर जिग जैग मैनर में, रैंडम मैनर में वह मूव करता है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स राइट वर्ड जा रहे हैं तो कुछ लेफ्ट वर्ड जाएंगे, कुछ अपवर्ड जा रहे हैं तो कुछ डाउनवर्ड जाएंगे। यानी एक ही टाइम पे पूरे कंडक्टर के अंदर वह क्या रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। और जिस वेलोसिटी से ये मूव करते हैं उस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। और 10⁵ से 10⁶ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की वेलोसिटी होती है, बड़ी हायर वेलोसिटी होती है। अभी एक हर कंडक्टर में ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि इनके चलने का जो डायरेक्शन है वो रैंडम होता है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये सभी एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और कोई नेट करंट कंडक्टर से फ्लो नहीं करती है। अब जब हम कंडक्टर को किसी सोर्स से जोड़ देते हैं, बैटरी से, सेल से कंडक्टर को हमने जोड़ दिया, ये आपका कंडक्टर है। हमने एक सेल से इसे क्या किया, जोड़ दिया। तो इसके अंदर जो जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अब ज्यों ही हम बैटरी से जोड़ेंगे त्यों ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर फोर्स बटे चार्ज। तो यहाँ चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स बटे इलेक्ट्रॉन, तो F इक्वल टू E इंटू E। यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग जाएगा, E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में
कंडक्टर के अंदर फ्लो करने लगते हैं। यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट इनका होने लगता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं, ऐसे ऐसे। और अब ये जिस स्पीड से चलते हैं, यानी इस फोर्स के इम्पोज हो जाने के बाद उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻² से 10⁻³ मीटर के ऑर्डर की होती है। वेरी स्मॉलर वेलोसिटी होती है। ये पूरे कंडक्टर के अंदर अब एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे बहुत कम वेलोसिटी के साथ, जिसे थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इस तरह से किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो करती है? अगर मेटेलिक कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉनों के नाते, और इसी नाते करंट का नाम इलेक्ट्रिक करंट पड़ा, इलेक्ट्रॉनों के नाते फ्लो होने वाली करंट। चीजें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स? अब अगली टॉपिक पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर held perpendicular to the flow of the charge is called current density. It is denoted by J. कोई कंडक्टर हो, इस कंडक्टर की पर यूनिट एरिया, ये इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो कर रही है, अगर यह एरिया ए है, मान लीजिए यह सरफेस एरिया कितना है? ए है, तो करंट डेंसिटी J इक्वल टू, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, J इक्वल टू I अपॉन A। करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी क्या है? करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, डेंसिटी करंट की कम होगी, जहाँ एरिया कम होगा डेंसिटी ज़्यादा होगी। और इसकी यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? करंट की यूनिट इसकी क्या हो जाएगी? करंट की यूनिट एम्पियर होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर। यह जो है करंट डेंसिटी की यूनिट हो गई। क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर होती है। करंट डेंसिटी क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम लॉ क्या कहता है? अगर कोई कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो फ्लो होने वाले अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये कोई कंडक्टर है ए बी, जिसके एंड्स पे आपने पैरेलली एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, जिसे इसके एंड्स के एलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड होगा, और सीरीज में एक
एमीटर जोड़ दिया गया है जो उसमें फ्लो होने वाले करंट को बताएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशंस लाइक लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर remain constant at constant length, area of cross section and temperature, the current flowing through the conductor is directly proportional to potential difference across the end of conductor। अगर लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर इस कंडक्टर का ना चेंज हो तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट आई है वह उसके एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, और V इज प्रोपोर्शन टू I। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए एक कांस्टेंट लगाया गया R। यहाँ R क्या है? कांस्टेंट है विच कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसे कंडक्टर का रेसिस्टेंस कहते हैं। यहाँ R यानी V अपॉन I इक्वल टू R, और R क्या है? कांस्टेंट है। यह आपका ओम का नियम है। अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो चूंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर V और I के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरह से, इस एक्सिस पे हम V लेते हैं और इस एक्सिस पे I लेते हैं, तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होगा और ग्राफ का जो स्लोप होगा, अब हमें अगर रेजिस्टेंस बताना है, अगर कोई ग्राफ दे दिया बना के आपको और रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो जो स्लोप होगा ये V बताएगा, परपेंडिकुलर V बताएगा, और ये I बताएगा, और V अपॉन I इक्वल टू रेजिस्टेंस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा यानी स्लोप, यानी रेजिस्टेंस R बराबर स्लोप ऑफ द ग्राफ। बात क्लियर हो गई? अब डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस क्या हैं? R, the ratio of potential difference across the end of conductor with current is called resistance of the conductor, यानी R इक्वल टू V अपॉन I। इसकी यूनिट वोल्ट पर एम्पियर विच इज आल्सो कॉल्ड ओम। इसकी यूनिट ओम होती है। अब अगली टॉपिक आप पढ़ेंगे फैक्टर्स
at which depends या रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस है क्या? ए क्वांटिटी विच टेल्स अस हाउ अ कंडक्टर अपोजेज इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करेंट। कैसे कोई कंडक्टर करंट के फ्लो होने के पाथ में विरोध उत्पन्न करता है। और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा, आर इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। यानी अगर ये वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ यल है। अब इन दोनों को एक में मिलाएंगे, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू यल अपॉन ए। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लगाया गया रो यल अपॉन ए। रो क्या है? एक कांस्टेंट है कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी यहाँ रो है, यह इसका डेफिनेशन क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इक्वल टू आर ए अपॉन यल। इफ ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, यल इक्वल टू 1 मीटर, तो रो इक्वल टू आर। यानी अगर किसी कंडक्टर के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है वही उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कहलाता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ से देखिए, यहाँ मीटर स्क्वायर रखेंगे, यहाँ मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और आर की यूनिट ओम होती है, तो ओम मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की क्या हो गई? यूनिट हो गई। नॉट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो